अच्छा, अब हमारे पास एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है। इसमें है सेकंड ऑर्डर का, ये है लीनियर होमोजीनियस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। तो ये जो इक्वेशंस होती हैं, इसमें एक तो होता है लीनियर होनी चाहिए, दूसरा होमोजीनियस होनी चाहिए। होमोजीनियस की और भी डिफरेंट पहचान है, लेकिन हमारे पास जो सेट ऑफ इक्वेशंस आएंगी उसमें होमोजीनियस की पहचान ऐसी होती है। एक तो वो सेकंड ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर में हाईएस्ट डेरिवेटिव y, डबल डेरिवेटिव y का होगा, ठीक है। तो अगर एक एग्जांपल है y डबल डेरिवेटिव प्लस 3y डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस 2y इक्वल 0, ठीक है। अब हम देखें, हमने लीनियर के लिए कहा था डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव 1 डिग्री के हों, तो इसमें है। होमोजीनियस की एक पहचान होती है कि डिग्री 1 हो, ठीक है। तो डिग्री 1 नहीं, सेम हो सबकी, तो यहाँ पे 1 भी है और सेम भी है, ठीक है। और यहाँ पे और एक और पहचान होती है कि डिपेंडेंट वेरिएबल हर के साथ, हर कोएफिशिएंट के साथ हो, तो यहाँ वो भी है। और सबसे मेन पहचान वो ये बताती है, जब आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाओ तो राइट साइड पे 0 होगा, मतलब कोई फंक्शन नहीं है, 0 है। 0 इटसेल्फ एक फंक्शन कह सकते हैं, लेकिन अब 0 है। तो ये हो जाती है हमारी लीनियर होमोजीनियस इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। कांस्टेंट कोफिशिएंट क्यों कहते हैं कि भाई हमारे जो ये हैं डेरिवेटिव्स और डिपेंडेंट वेरिएबल, उसके तो जो कोफिशिएंट्स हैं वो कांस्टेंट है, 3, इसके साथ कुछ नहीं है, 1 सपोज करते हैं। तो ये हमारी होगी लीनियर होमोजीनियस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। इनको सॉल्व करने का एक तरीका होता है, मतलब एक डेरिवेशन के थ्रू हमारे पास एक इक्वेशन आती है जिसे हम कैरेक्टरिस्टिक्स या ऑक्सिलरी इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। वो ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है ना, अगर सेकंड ऑर्डर में कर रहे हो तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बन जाती है। तो वो इस तरीके, अगर इस इक्वेशन के लिए देखें तो उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन ऐसे बनेगी, आर स्क्वायर, समझो y डबल डेरिवेटिव को आप y को आप r लेते हो तो डबल डेरिवेटिव r स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 सिंगल डेरिवेटिव सिंपल r हो जाएगा, और 2y आप समझो एक c ले रहे हो कांस्टेंट, तो वो 2 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल 0। तो ये आपकी बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक सिंपल फार्मूला हमें पता है, फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस रेडिकल बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। वो कैसे, b इसमें क्या है, b ये है, c इसमें क्या है, c ये है, a इसमें क्या है, a यहाँ कुछ भी नहीं है, 1 है, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज़ यहाँ डालेंगे, हमें रूट्स मिल जाएंगे। रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा 2 आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है। 2 आएंगे या एक ही आएगा तो हम बोलेंगे 2 रूट्स थे लेकिन सेम रूट्स थे, ठीक है। तो अब हमारे पास जब ये इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो 3 केसेस बनते हैं। फर्स्ट केस के रूट्स रियल आए एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग आए दोनों रूट्स, मतलब एक R1 निकलेगा, एक R2। इसमें क्या होगा, R1 और R2 बराबर नहीं होंगे। फिर एक केस होता है रियल एंड रिपीटेड। इसमें क्या होगा, R1 और R2 बराबर होंगे। और एक होता है कॉम्प्लेक्स रूट्स या कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्जुगेट रूट्स, मतलब हमारे जो रूट आए हैं वो रियल नंबर नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर की फील्ड में चले गए हैं, ठीक है, मतलब आयोटा है उनमें, ठीक है। तो तीनों के लिए डिफरेंट सॉल्यूशंस आते हैं। अच्छा, अब जब हम अपनी इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना, तो रियल के केस में क्या आता है, ये केस 1 है, ये केस 2 है, केस 3। तो केस 1 जब हो तो उसका सोल्यूशन हमारे पास, इक्वेशन तो y की होती है, तो उसका एक सोल्यूशन बनता है c1 e की पावर r1x प्लस c2 e की पावर r2x। केस 2 जब हो तो उसमें हमारा जो सोल्यूशन आता है वो आता है c1 e की पावर r1x प्लस c2x मल्टीप्लाई बाई e की पावर r2x। तो ये चेंज आ जाता है इसमें। R1 और R2 सेम ही होंगे, आप सिंपल R लिख दो या R1 R2, क्योंकि वो सेम ही है। अच्छा, और तीसरा केस जब कॉम्प्लेक्स रूट्स आ जाएं, तो कॉम्प्लेक्स रूट जब आते हैं ना, तो वो एक फॉर्म होती है उनके रूट्स में अल्फ़ा प्लस बीटा और आयोटा का कुछ साइन होता है, तो अल्फ़ा और बीटा का आपने ध्यान रखना होता है। तो इसमें जो रूट्स हमारे पास बनते हैं वो इस तरह बनता है, e पावर अल्फ़ा x और ब्रैकेट आती है c1 cos बीटा x प्लस c2 साइन बीटा x।
ठीक है। तो ये 3 केसेस आएंगे जब भी होमोजीनियस इक्वेशन आप सॉल्व करोगे। तो हम कुछ एक एग्जांपल देख लेते हैं होमोजीनियस इक्वेशन की, यही वाली देख लेते हैं। जब हमने इस इक्वेशन के रूट्स निकाले, हमने यहाँ पे इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखी थी, तो अगर हम इसके रूट्स निकालें इस फॉर्मूले के तहत तो क्या आएंगे, माइनस बी क्या है हमारे पास 3, तो हम लिख लेते हैं -3 प्लस माइनस रेडिकल 3 स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो क्या बन जाएगा -3, ये हो जाएगा 9 प्लस माइनस आ जाएगा 9 और -4 2 ज़ा 8 ओवर 2। तो ये तो 1 रह जाएगा, 1 का मतलब है रेडिकल 1 भी 1 ही होता है। तो -3 प्लस माइनस 1 ओवर 2। तो ये क्या होगा, एक बार प्लस होगा एक बार माइनस, तो हम बोलते हैं एक रूट जो है आएगा -3 प्लस 1/2 से आएगा, दूसरा रूट R2 -3 माइनस 1/2 से आएगा। तो -3 प्लस 1 -2 हो गया, तो 2 से कट के हमारे पास R1 क्या आया -1। इसी तरीके से R2 -3 माइनस 1 -4 हो गया, तो एक दूसरा रूट जो आया वो आया -2। 2 रूट्स आ गए, दोनों रूट क्या है, रियल हैं और डिस्टिंक्ट है, अलग अलग हैं। सो दिस केस विल बी एप्लीकेबल। तो इस केस में 1 में क्या होता है, इस तरह की फॉर्म में हम सोल्यूशन देते हैं। इसका सोल्यूशन आ जाएगा y = c1 e की पावर r1x। r1 क्या है -1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, -x ही सही है, प्लस c2 e की पावर -2x। अच्छा, अब ये है होमोजीनियस इक्वेशन। इसका शायद अलग से कोई सवाल एग्जाम में ना आए, लेकिन ये हमारी नॉन होमोजीनियस इक्वेशन में यूज़ ज़रूर हो रही होगी। ठीक है, ये होमोजीनियस सोल्यूशन आता है। ठीक है, और लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन थी तो हम बहुत बोलते हैं इसका यही सोल्यूशन है। ठीक है, तो अगर इसका एक ये सवाल आ गया, अब हो सकता है किसी में आए कि रूट जो हैं दोनों के सेम आ जाएं। लेट्स सपोज अगर हम इसी को बोलें मेरे रूट्स -1 आए, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, ये वाला केस है, केस 2 का आंसर ऐसे आता है, तो मैं उसके लिए ऐसे लिख सकता हूँ y = c1 e की पावर -x, क्योंकि -1 को मैं सपोज कर रहा था कि सेम रूट आया, प्लस c2 x एक बार लिखूँगा e की पावर -x। तो अगर सेम रूट आए तो इस तरीके से आंसर आता है। अच्छा, अब एक केस कर लेते हैं कि अगर कॉम्प्लेक्स रूट मेरे पास आ रहा है तो किस तरीके से होगा। कॉम्प्लेक्स रूट्स के लिए अगर मैं देखूँ ये वाला सवाल, y डबल प्राइम प्लस 4y प्राइम प्लस 5y = 0। ठीक है, अब इसकी भी वही होगा ऑक्सिलरी इक्वेशन AE के तरह लिख रहा हूँ। तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, r की फॉर्म में अगर लें तो r² आ जाएगा, प्लस 4r आ जाएगा और प्लस 5 आ जाएगा =0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको फिर उसी फॉर्मूले से अगर हम सॉल्व जब करेंगे ना, तो लिख लेते हैं -4 प्लस माइनस 4² माइनस 4ac ओवर 2a। इसका क्या आंसर बन रहा है, -4 प्लस माइनस 4 4 सा होता है 16 माइनस 5 4 सा 20, तो 16 माइनस 20 मेरे पास बन रहा है -4। ये चीज़ जो होती है ना, ये कॉम्प्लेक्स कर देती है चीज़। क्या, अगर रेडिकल के अंदर वैल्यू नेगेटिव हो गई तो इसके जो सोल्यूशन आएगा वो कॉम्प्लेक्स रूट्स आएगा। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, जो ये माइनस रेडिकल है ना, उसकी जगह हम आयोटा ले लेंगे और फिर रेडिकल 4 जो है वो 2 बन जाएगा। तो इसके सोल्यूशन जो बनेंगे वो इस तरीके से बनेंगे, -4, अच्छा प्लस माइनस है तो एक बार मैं प्लस का सोल्यूशन ले लूँगा, एक बार मैं माइनस का। तो क्या होगा यहाँ पे, रेडिकल 4 का 2 और रेडिकल के अंदर -1 की वजह से आ जाएगा आयोटा ओवर 2। ठीक है, अच्छा समझो यही वाला अभी मेरे पास आया है। इसमें से मैं क्या करूँगा, इन दोनों में 2 की टर्म एक है जो वो बन रही है, कॉमन बन रही है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें से 2 कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ रह जाएगा -2 प्लस माइनस एक आयोटा अकेला रह जाएगा ओवर 2 2 से कैंसिल हो गया, मेरे पास सिर्फ ये बची। तो ये एक मेरा √1 हो गया, -2 प्लस आयोटा, √2 हो गया -2 माइनस आयोटा। ठीक है, ये हमारे पास है कॉम्प्लेक्स रूट। कॉम्प्लेक्स रूट का हमारे पास केस क्या था, केस नंबर
3 के रूट जो है कॉम्प्लेक्स हो गए, तो 3 के लिए ये आंसर होता है। तो हम इस फॉर्म में अब आंसर लिखना है हमने। अब देखो इसमें हम क्या सपोज करते हैं कि ये हमारे पास जो है अल्फ़ा है और आई के साथ जो चीज़ लिखी हुई ना बीटा है, अभी कुछ भी नहीं है तो हम बोल रहे हैं आई के साथ 1 लिखा हुआ है, सही है। तो आई के साथ 1 लिखा हुआ है तो हम बोलेंगे अल्फ़ा जो है हमारा वो है -2, बीटा जो है हमारा वो है 1, ठीक है। तो अब मेरा जो सोल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, y इक्वल्स ई की पावर अल्फ़ा एक्स होता है तो -2x आ जाएगा, ठीक है। साथ में क्या है C1 कॉस बीटा एक्स, C2 साइन बीटा एक्स, तो C1 लिखूँगा, ठीक है। कॉस बीटा मेरे पास 1 है तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट x लिख दूँगा, प्लस C2 साइन बीटा लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक बार x लिख दिया। तो ये मेरे पास सोल्यूशन तब आया y का जब मेरे पास रूट्स कॉन्जुगेट आए थे, कॉम्प्लेक्स आए थे, तो इस सूरत हाल में ये आंसर आएगा, सही है। ये है हमारे पास लीनियर होमोजीनियस इक्वेशंस विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, ठीक है।